नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन का अदृश्य बोझ। मतलब क्या है इसका? जलवायु परिवर्तन जो हमारा हो रहा है, किसी न किसी कारण से हमेशा जलवायु में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो कि हमारे लिए समस्या का विषय बना हुआ है। यह जो निबंध आपका है वह इन्वायरमेंट को लेके है, इन्वायरमेंट के मुद्दे से है। आपको इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में लिखना रहेगा। एक शब्द आपका इसमें दिख रहा है, अदृश्य बोझ। यानी कुछ ऐसा बोझ जलवायु परिवर्तन पर जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है, जो उसको कहीं न कहीं से क्षरित कर रहा है, जो उसमें ऐसी घटनाएं पैदा कर रहा है जो कि हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन उसका नुकसान हम पर डायरेक्ट हो रहा है। भाई, अदृश्य बोझ का मतलब तो यही हुआ ना कि एक बोझ रखा है जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन उसका नुकसान तो हम उठा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण हैं, कहाँ किन स्थितियों में हो रहा है, यह सब चीजें इस निबंध में हमें लिखनी रहेंगी। निबंध अब तक आपको काफी कराए गए हैं। निबंध कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इस सब के लिए हम 100 निबंध की सीरीज ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आपकी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वहां से देख सकते हैं। हमने आरओ के लिए निबंध ये कराने शुरू किए हैं, जो कि आरओ वगैरह में बहुत ज़्यादा खास बहुत महत्वपूर्ण यानी अति संभावित निबंध रहने वाले हैं। इसमें हम आपको पूरा निबंध एक एक चीज समझाते हैं। जलवायु परिवर्तन का अदृश्य बोझ, 3 खंडों में निबंध लिखेंगे। प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम लिखेंगे 100 शब्दों के लगभग आसपास अपने टॉपिक के बारे में। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहेगा, निष्कर्ष हमारा मुख्य भाग का निचोड़ रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर पहले हम कुछ बातें लिखते हैं। पहले हम यह लिखते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन मानव जाति के लिए एक समस्या के रूप में यानी संकट के रूप में खड़ा है। क्या क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि इसको बढ़ा रही हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कैसे कैसे विनाश की ओर जा रहा है ये, उससे कैसे कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान दोनों हैं। देखिए, प्रत्यक्ष नुकसान भी हमारा इन चीज़ों से होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। मानव शरीर पर भी नुकसान है, फसलों पर भी है, वृक्षों पर भी है, वनस्पतियों पर भी है, पशुओं पर भी है, यानी हर एक जगह पर इसका नुकसान देखा जा रहा है। हमारी भाषा सही होनी चाहिए निबंध लिखने में। आइए लिखते हैं, समझते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु जहां होंगे वहां हम आपको इसमें समझाते रहेंगे। क्लास को पूरा देखना है जिससे कि आपका निबंध यहीं पर तैयार हो जाए। जलवायु परिवर्तन, जिसे अक्सर केवल एक पर्यावरणीय संकट के रूप में देखा जाता है, वास्तव में आज मानव जाति के सामने खड़ा एक बहुआयामी अदृश्य बोझ है। यह संकट केवल ध्रुवीय बर्फ के पिघलने या समुद्र के स्तर के बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वैश्विक न्याय के ताने बाने को चुपचाप और गहराई से प्रभावित कर रहा है। अदृश्य बोझ शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके कुछ सबसे गंभीर परिणाम, जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, आर्थिक असमानता में वृद्धि और संघर्षों का जन्म, सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन ये समाज की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। इस अदृश्य बोझ को समझना और इससे संबोधित करना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमने प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में हमने क्या लिखा? जलवायु परिवर्तन या जलवायु संतुलन किस प्रकार बिगड़ रहा है, और उसमें आर्थिक बोझ को भी परिभाषित किया कि यह बोझ कैसा है, क्या हो रहा है, और इससे कौन कौन सी चीज़ें नई उत्पन्न हो रही हैं जो हमारे लिए एक समय पर चुनौती बनने वाली हैं। अब हम मुख्य भाग लिखना शुरू करते हैं। आप हेडिंग में नहीं लिखेंगे, आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हेडिंग और पॉइंट का प्रयोग किया है। जलवायु परिवर्तन का सबसे तीखा अदृश्य बोझ आर्थिक असमानता के रूप में आता है। आर्थिक असमानता क्या होती है? आर्थिक असमानता ये है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपए की, जो आपको भी खरीदनी है। एक 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उसको भी खरीदनी है, और एक व्यक्ति है जो जिसकी कमाई 500 रुपये महीने की है, उसको भी खरीदनी है। तो उस 100 रुपये की वस्तु को जब 500 की कमाई वाला खरीदेगा तो उसके
आर्थिक बोझ बढ़ जाएंगे। और यदि 1 लाख रुपए कमाने वाला वही वस्तु खरीदेगा तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये आर्थिक असमानता ही है जो कि यहाँ पर दिख रही है गरीबी की तरफ से। विकासशील देश और गरीब समुदाय जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान दिया वे ही इसके परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे कृषि पर निर्भरता। गरीब किसान पूरी तरह से मानसून और तापमान पर निर्भर होते हैं। अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखा उनकी एकमात्र आय और खाद्य सुरक्षा को नष्ट कर देते हैं। इस फसल का नष्ट होना उसे गरीबी के इस चक्र में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर पुनर्निर्माण की लागत। इनमें क्या होता है, जो क्षति हो जाती है तो दोबारा उसी स्तर पर ले जाना बहुत कठिन होता है। प्राकृतिक आपदाओं, तूफान, चक्रवात से होने वाली क्षति से अमीर लोग बीमा और मजबूत वित्तीय संसाधनों के बल पर जल्दी उबर जाते हैं, जबकि गरीबों को अपना सब कुछ फिर से बनाने में वर्षों लग जाते हैं। यह उनकी बचत और भविष्य की योजनाओं को खत्म कर देता है। फिर ब्राउन इकोनॉमी का बोझ, यह शब्द भी आपको याद रखना है, प्री में पूछा जा सकता है ब्राउन इकोनॉमी क्या होता है। देखो सबसे पहले यही समझ लो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर होती जा रही है, इसी को ब्राउन इकोनॉमी कहते हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर है जिसे ब्राउन इकोनॉमी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जब देश अचानक से कार्बन मुक्त ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं तो कोयला, तेल और गैस उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं। इस न्याय संगत परिवर्तन का प्रबंधन न कर पाना बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और सामाजिक अशांति को जन्म देता है। फिर आता है स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का अदृश्य बोझ। कैसे होता है, जलवायु परिवर्तन का एक और अनदेखा बोझ जन स्वास्थ्य और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य का अप्रत्यक्ष खतरा, यानी बढ़ते तापमान के कारण वेक्टर जनजाति रोग जैसे डेंगू और मलेरिया उन नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं जहां पहले उनका अस्तित्व नहीं था। बाढ़ से जल जनित रोग और दूषित भोजन की समस्या बढ़ती है। वायु प्रदूषण जो अक्सर कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से जुड़ा होता है, श्वास संबंधी बीमारियों और हृदय रोगों को बढ़ाता है। ये सभी स्वास्थ्य संकट स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर भारी दबाव डालते हैं। फिर जलवायु जनित मानसिक तनाव कैसा हो सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों और आपदाओं ने एक नए प्रकार की मानसिक तनाव को जन्म दिया है जिसे इको एंजाइटी या जलवायु दुख कहते हैं। यह शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है, इको एंजाइटी क्या है। देखो क्या है ना, ये जो नए नए टर्म आते हैं निकल के, ये आपके प्री में तो पूछे जा सकते हैं, दूसरे इनको आप निबंध में प्रयोग करना। उससे फायदा ये रहेगा कि जो परीक्षक रहेगा वो निबंध देखेगा तो समझेगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को कुछ नई चीज आती है, यानी यह व्यक्ति आजकल जो चर्चाओं में चीजें चल रही उनसे भी परिचित है। देखो निबंध तो उतने लिखेंगे जाएंगे जितने भाई परीक्षार्थी बैठे हैं, सब निबंध लिखेंगे। फिर आप में ऐसा क्या है, क्या खास है, क्यों आपको बेहतर नंबर मिले, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तो वो यही चीजें हैं कि आपका ज्ञान इसमें बेहतर दिखना चाहिए। टॉपिक हमेशा वही चूज करेंगे जिसमें हमें ज्ञान हो। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप उसमें लिख नहीं पाओगे टॉपिक में, इसलिए ज्ञान होना तो बहुत आवश्यक रहने वाला है। यह लगातार अपने भविष्य या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने की भावना है। जो लोग आपदाओं के शिकार हुए हैं वे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये चीज़ें जो लिखेंगे इनको हम उच्चारण में ही लिखेंगे, स्पेलिंग में नहीं लिखेंगे, से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा समुद्र के स्तर में वृद्धि या रेगिस्तानीकरण के कारण अपने पैतृक घर और जीवन शैली को खोने का डर सोला स्टाजिया नामक गहरे दुख को जन्म देता है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से कमजोर करता है। जैसे हम निबंध पढ़ाते हैं ऐसे हमारी मेंस की जीएस आंसर सीरीज है, इसको भी आप देखिएगा जिसमें आप प्रैक्टिस करिएगा आंसर की और आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। फिर संघर्ष, असुरक्षा और विस्थापन का बोझ, यानी जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में संघर्षों और मानवीय विस्थापन के लिए एक संकट गुणक के रूप में कार्य करता है। संसाधन संघर्ष,
जब सूखा या पानी की कमी होती है तो समुदायों के बीच बचे हुए संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में उपजाऊ भूमि और जल स्रोतों को लेकर किसानों और चरवाहों के बीच हिंसक संघर्षों का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन जनित संसाधन संकट रहा है। यह संघर्ष मौजूदा जाति या राजनीतिक तनावों को और अधिक भड़का देता है। फिर जलवायु शरणार्थी और विस्थापन। मौसम की चरम घटनाओं और धीरे धीरे होने वाले पर्यावरणीय क्षरण जैसे समुद्र तटीय कटाव के कारण लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन्हें जलवायु शरणार्थी कहा जाता है। यह विस्थापन विशेषकर तटीय और शुष्क क्षेत्रों से मेजबान शहरों तक पर आबादी का अत्यधिक दबाव डालता है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे एक जगह से लोग जाएंगे दूसरी जगह विस्थापन करेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, और यदि वहाँ पर पहले संसाधन सीमित है तो बहुत सारी समस्याएं उठने वाली हैं। यह स्थिति शहरीकरण की चुनौतियों को बढ़ाती है और सामाजिक तनाव को जन्म देती है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को भी देखो चुनौती होती है। कैसे? जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री मार्ग जैसे आर्कटिक का खुलना या जल सीमाओं में बदलाव देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा देता है। भोजन और पानी की कमी से होने वाले संघर्ष, सामूहिक विस्थापन एक राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। फिर है नैतिक और अंतर पीढ़ीगत न्याय का बोझ। ये कैसे है? शायद सबसे गहरा और अनदेखा बोझ जो है यही वाला है। कैसे? देखो, ऐतिहासिक जिम्मेदारी। विकसित देश जिन्होंने औद्योगिकीकरण के शुरुआत दौर में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन किया है, आज जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं। विकासशील देशों का तर्क यह है उन्हें अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए कार्बन स्पेस मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी का विभाजन वैश्विक जलवायु वार्ताओं को जटिल बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करता है। आने वाली पीढ़ियों पर क्या कर्ज होगा? आज हम जो भी कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं उसका सबसे बड़ा बोझ आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम उनके लिए एक ऐसी दुनिया छोड़ रहे हैं जहां संसाधन दुर्लभ होंगे, पर्यावरण बिगड़ चुका होगा और उन्हें अत्यधिक अनुकूलन लागत का भुगतान करना होगा। यह हमारी वर्तमान पीढ़ी द्वारा भविष्य की पीढ़ियों पर डाला गया एक नैतिक कर्ज है। तो यह सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया कि बोझ किस किस प्रकार में पड़ रहा है। बहुत इसमें डीपली हमने आपको चीज़ें बताई हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। जलवायु परिवर्तन का अदृश्य बोझ, चाहे वह आर्थिक असमानता बढ़ाता हो, मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता हो या संघर्षों को जन्म देता हो, एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे अब और नकारा नहीं जा सकता है। यह संकट केवल भविष्य की समस्या नहीं बल्कि वर्तमान की असमानता भी है। इस अदृश्य बोझ को हल्का करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। जलवायु कार्रवाई को केवल उत्सर्जन कटौती तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मूल में शामिल करना होगा। हमें सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना होगा। गरीब समुदायों को लचीलेपन के निर्माण में मदद करनी होगी और हर नागरिक को जलवायु जनित मानसिक तनाव से निपटने के लिए तैयार करना होगा। तभी जब हम इस अदृश्य बोझ को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और सामूहिक रूप से इसका सामना करेंगे, हम एक अधिक न्याय संगत और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। यह आपका निबंध पूरा होता है। जलवायु से संबंधित है, इम्पोर्टेंट निबंध है। अब 2-3 बार इसको आपको प्रैक्टिस करना है। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करना है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा और लोगों में साझा करिए जिससे सबको इससे लाभ मिल सके। और जो और निबंध हैं उनको देखिएगा, आने वाले जो निबंध हैं उन पर ज़रूर नज़र रखिएगा क्योंकि हम ऐसे बेहतरीन टॉपिक आपको हमेशा देते रहेंगे। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।